Hello बच्चों, once again I am welcoming you on my channel which is सबकी पाठशाला। आप सबका मेरे चैनल सबकी पाठशाला पर स्वागत है। और ये हमारा इकोनॉमिक्स क्लास 9th के लेक्चर का थर्ड सीरीज़ है, मतलब थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम अभी चैप्टर 1 ही कर रहे हैं। उससे जितना मतलब हो गया उसके बाद का पूरा आपको इस इस वीडियो में आपको रेस्ट ऑफ द चैप्टर जो है वो मिल जाएगा। और आप पूरा देखो, समझो, जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो आप हाईलाइट करो और अपने नोट्स खुद से बनाओ, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो आपको नोट्स मिलेंगे वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही सफिशेंट है, बट फिर भी बच्चों देखो, अपने आप से पढ़ने की आदत डालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? मतलब जैसे खेती है, हम खेत है, आप उसमें काम करने के लिए लोग तो चाहिए ना भाई, तो वो कहाँ से आएंगे? भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मंझोले एवं बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। मतलब आपको ये चीज़ अंडरलाइन करनी है, समझना है कि जो बड़े किसान हैं या जो मंझोले मतलब मिडिल क्लास फार्मर्स हैं, वो क्या करते हैं, अपनी खेती पर खुद काम नहीं करते। जो गरीब लोग होते हैं, मतलब जिनके पास अपनी खेती नहीं है, जो मजदूर हैं, वो लोग उनकी खेतों में काम करते हैं। इस प्रकार से खेती के लिए श्रम कहाँ से आता है? तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जिन लोगों के पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, वो दूसरों की ज़मीनों पर जाकर काम करते हैं। ठीक है, और उन्हें जो भी पैसा मिलता है मजदूरी, उससे अपना वो जीवन गुजारते हैं। अब ये एक छोटी सी स्टोरी है डाला और रामकली की, ये आप खुद से पढ़ लेना। इसमें वो आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। जस्ट ऐसे पढ़ लेना आप नॉलेज के लिए। फसल पर कोई अधिकार नहीं होता जैसे किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नकद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकता है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरे फसल और खेतों में एक से दूसरी कृषि कार्य जैसे कि बुआई और कटाई के लिए अलग अलग होता है। रोजगार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नताएं हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो किसान हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको या तो पैसे मिलेगा मजदूरी के रूप में, या फिर अनाज दे देते हैं, या फिर चीज़ें दे देते हैं, वस्तुएं। और जो काम का जो समय है वो फिक्स नहीं है कि भाई आपको 1 महीना काम मिलेगा, 2 महीने मिलेगा, 6 महीने मिलेगा, या पूरे साल भर काम मिलेगा। क्योंकि हमको पता है कि कृषि क्या है, एक मौसमी क्रिया है। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर काम करते हैं, या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रख लिया जाता है। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन किसान है, श्रमिक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन की न्यूनतम मजदूरी 115 रुपये 2011 में निर्धारित की गई थी, जो अब ऑब्वियसली बात है बढ़ गई होगी। लेकिन डाला को 80 रुपये ही मिलते हैं। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है। स्पर्धा मतलब कंपटीशन होता है, इसलिए लोग कम वेतन पर भी काम करने के लिए सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतीहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों ही गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखो, यहाँ पर एक बात भी हम समझ सकते हैं कि खेत में क्या है, काम कम है, लेकिन काम करने वाले लोगों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो इसकी वजह से क्या है, जैसे देखो, सरकार ने क्या फिक्स किया कि आपको 115 रुपये मिलेगा एक दिन का, लेकिन कितने रुपए पे काम कर रहे हैं, वो 80 रुपये पे। इसका मतलब क्या है कि इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है कि लोग कम कीमत पर भी काम करने के लिए तैयार है। अब 6 टॉपिक है आपका, खेतों के लिए आवश्यक पूंजी, मतलब पैसा कहाँ से आता है।
तो देखो अब यहाँ पर एक बात याद रखना आप कि जो बड़े किसान हैं वो क्या कर रहे हैं, दूसरे किसानों से जो श्रमिक हैं, मतलब जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, उनसे वो काम करवाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है उनके पास क्या ज़मीन है, बहुत ज़्यादा, और ज़मीन ज़्यादा होने की वजह से जब उत्पादन मिलेगा उन्हें, वो भी क्या होगी, ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। ज़्यादा मात्रा में मिलने की वजह से वो जितना उनका उपयोग के लिए ज़रूरी है उतना वो रख करके बाकी को क्या करेंगे, बाज़ार में बेच देंगे, जिससे उन्हें आय भी क्या प्राप्त होगी, ज़्यादा प्राप्त होगी। तो जब आय ज़्यादा प्राप्त होगी तो उस पैसे को ही वो क्या करेंगे, अगली बार खेती में पूंजी के रूप में लगा देंगे। लेकिन जो छोटे किसान हैं, जो मंझोले किसान हैं, जिनके पास मतलब भूमि बहुत कम है, तो ऐसे में उनके लिए क्या है कि उन्होंने जो भी खेती वो कर रहे हैं, जो उत्पादन उन्हें प्राप्त होगा वो कम मात्रा में प्राप्त होगी, और कम मात्रा में प्राप्त होने की वजह से जब उसे वो बाज़ार में बेचेंगे तो उन्हें पैसे भी क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। तो अगर उन्हें जब खेती का सीज़न आएगा, जब मतलब उन्हें खेती करनी होगी, तो उस समय उन्हें क्या करना होगा, या तो पैसे वो उधार लेंगे खेती करने के लिए, या फिर जो उनके पास थोड़ी बहुत बचत होगी उसका उपयोग करेंगे, और अगर और उन्हें पैसों की ज़रूरत होगी तो वो 200 से ब्याज पे पैसे लेंगे। तो हम यही चीज़ समझ लेते हैं, छोटे किसानों के विपरीत मंझोले और बड़े किसानों को खेती में बचत होती है। चलो यहाँ ये है, अधिक संख्या छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसे उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। ये आपको एक छोटे किसान, ये सविता की कहानी, ये आप पढ़ लेना, इसके माध्यम से आपको ये स्थिति जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि किसानों को किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखो बच्चों, एक बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर देती हूँ, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको इस तरीके से हर चीज़ पढ़ के नहीं बता सकती हूँ, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए और इम्पॉर्टेंट है एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो मैं आपको एकदम डिटेल में अच्छे से बताते चल रही हूँ। बाकी जो छोटी छोटी कहानियाँ हैं ये तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगला टॉपिक है अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। अधिशेष मतलब जो आपका बच गया है उपभोग के बाद, उसका आप क्या करोगे। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के तीनों कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया है। गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करते हैं, वे परिवार के उपयोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटे जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है और इनमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। इसलिए मंझोले और बड़े किसानों की बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। मतलब गेहूं बिक रहा है बाजार में, वो कौन मतलब किसके द्वारा पूर्ति की जा रही है, मंझोले और बड़े किसानों के द्वारा। बाजार में व्यापारी गेहूं खरीदकर उसे आगे कस्बों और शहरों के दुकानदारों को बेच देते हैं। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। अपने अतिरिक्त गेहूं को वह रायगंज के बाजार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है, पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक के पास खाते में जमा कर दिया था। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने के लिए किया। उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने के में भी किया। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसे से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि होगी। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मंझोले किसान भी खेती के अधिशेष कृषि
कृषि उत्पादों को बेचते हैं और कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था करने के लिए बचा कर रखा जाता है। इस तरह से वे अपने खेतों के लिए पूंजी की व्यवस्था अपने ही बचतों से कर लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने और दुकान खोलने में भी करते हैं। जैसे कि हम देखेंगे, इन सबको गैर कृषि क्रियाओं के लिए पूंजी कहते हैं। अब पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? तो जैसे मैं आपको पहले बता चुकी, डेयरी हो गया, जैसे दुकान चलाते हैं कुछ लोग, विनिर्माण की चीज़ें जो बेचते हैं या विनिर्माण का जो कार्य होता है वो सब चीज़ें। तो पहली जो गैर कृषि क्रिया है पालमपुर की, वो है डेयरी। और हमें यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि अतिरिक्त अन्य कार्यों में लगे हुए, यानी कि 100 में से 75% लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। और केवल 25% लोग जो है वो गैर कृषि क्रिया यानी कि खेती के अलावा जो काम है वो कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहली क्रिया है डेयरी। पालमपुर में कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपने भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाले ज्वार और बाजरा खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहां वे दूर दराज के शहरों और कस्बों में बेच देते हैं। यानी कि जैसे किसान जितने भी लोग हैं जो पशुपालन करते हैं, वो क्या करते हैं? अपने दूध को बेच देते हैं जाकर के जहाँ पर संग्रहण है। और जो सेंटर है बेसिकली दूध का, वहाँ से अलग अलग एरिया में, अलग अलग इलाके में जो है वो दूध को पहुँचाया जाता है। अगली क्रिया है पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधि का प्रयोग होता है और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पालमपुर में दुकानदारी। ये देखो बच्चों, छोटे छोटे जो कहानियाँ हैं ये आप पढ़ लेना एक बार, जस्ट फॉर द नॉलेज। और बाकी इसमें से पेपर में कुछ पूछा तो नहीं जाता है, बट फिर भी क्योंकि चैप्टर में दिया है तो चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आप एक बार पढ़ लेना अपने आप से। पालमपुर में दुकान। पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार नहीं करते हैं। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहर के थोक बाज़ारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। आप देखेंगे कि गांव में छोटे छोटे जनरल स्टोर में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियाँ, कॉपियाँ, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवार में जिनके घर बस स्टैंड के निकट हैं, अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल लेते हैं और वे खाने की चीज़ों को बेचते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दुकान में जो जो चीज़ें बिकती हैं, जैसे आप लोग जाते भी होगे गांव तो देखते भी होगे प्रॉपर, वही उसी तरह का एक बताया गया है। अब लास्ट टॉपिक है आपका परिवहन। तेजी से विकसित होता एक क्षेत्र। परिवहन जो अब बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियां चलाने वाले वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल है। वे लोग और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसा मिलता है। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। यानी कि परिवहन के साधन का क्या हो रहा है? तेजी से विकास हो रहा है और अधिक से अधिक लोगों को परिवहन के क्षेत्र में क्या मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है, जिससे उनकी जीविका चल रही है। तो आज फाइनली ये चैप्टर ख़त्म होता है आपका। अब अगले वीडियो में आपको नोट्स मिल जाएंगे और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगी जिन्हें आप सॉल्व करना, और इस तरीके से आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप अपने नोट्स तैयार कर लेना, क्वेश्चन आंसर लिख लेना, ताकि आपके पास एग्ज़ाम टाइम में पढ़ने के लिए मटेरियल हो। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।